जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा स्पेन के हवाले से। वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं, स्पेन जाना चाहते हैं, शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं और वहाँ पर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा। और इसमें आपको बताऊँगा कि आप कैसे स्पेन जा सकते हैं, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, टूरिस्ट वीज़े के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, अगर आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो क्या उसका तरीक़ाकार है, किस तरीके से आप वहाँ पर जा सकते हैं और कौन-कौन सी मुश्किलात आती हैं वहाँ पर, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको सैलरी वहाँ पर क्या मिल सकती है, अगर आप वहाँ पर टीआरसी कार्ड बनाना चाहते हैं या आप वहाँ का लेना चाहते हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, ये सभी मुद्दे के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक आसानी से और बर वक़्त आपको मिलती रहे। तो चलिए जी, इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि स्पेन जाने के लिए क्या-क्या हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा-सा इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ कि स्पेन जो है वो एक शेंगन कंट्री है, कि यूरोप का भी हिस्सा है और शेंगन पार्ट है। तो अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं तो आपके लिए इतना आसान हो जाता है कि आप 28 मुल्कों में, शेंगन के जितने भी कंट्री है, आप उसमें जा सकते हैं, ईज़िली मूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई अलहदा से वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, किसी तरह की भी उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें सारी चीज़ें जो है ना वो ही आपको कवर करेगा और उसी बिहाफ़ के ऊपर आप वहाँ से जर्मनी जा सकते हैं, वहाँ से फ्रांस जा सकते हैं, वहाँ से उसके साथ ही लगता है पुर्तगाल लगता है। और अगर आप जल्दी डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है, वहाँ पर आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, आसानी से आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं और उसी बिहाफ़ के ऊपर जो है ना आप अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, पुर्तगाल में रह कर भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो वापस आप आ सकते हैं वहाँ पे स्पेन में, अगर आपको वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वहाँ पर रहना चाहते हैं, क्या-क्या वहाँ पर आप काम क्या कर रहे हैं, उस हवाले से ही सभी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 6 महीने से ज़्यादा, और उसके बाद आपकी पिक्चर होनी चाहिए। और जो मेन चीज़ है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास 10 से 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, ये पाकिस्तानियों के लिए है, और इंडिया के लिए 8 से 9-10 लाख तक अगर आपका बैंक स्टेटमेंट मौजूद है तो वो आपके पास होना चाहिए। वो आपने अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करना होता है। अब उसमें ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है किसी भी विज़िट वीज़े के लिए, ख़ास तौर पे यूरोप में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जब भी आप किसी वीज़ा ऑफ़िसर के पास जाते हैं तो वो आपकी मेन जो चीज़ देखता है वो आपकी फ़ाइल देखता है, और फ़ाइल में बैंक स्टेटमेंट भी होती है। उसमें ये आपने बताना कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट कैसे शो करते हैं कि जी वो इकट्ठी जो है ना 2-3 महीने की इकट्ठी एक ही दिन में सैलरी डाल देते हैं, वो कहते हैं, और उसको निकाल लेते हैं और अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर देते हैं। लेकिन वीज़ा ऑफ़िसर जो है ना वो उससे सैटिस्फाई नहीं होता। वो ये समझता है कि शायद इसने जो है ना किसी से पैसे मांग के या किसी और तरीके से अपने इसने कुछ दिनों के लिए सिर्फ वीज़ा लेने के लिए उसने पैसे अपने अकाउंट में रखे हैं और ये बाद में निकाल लेगा। इसके तो रियलिटी में इसके तो पैसा नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें आपका कुछ बैलेंस पड़ा होना चाहिए, कुछ आप उसमें खरीदो-फरोख्त कर रहे हों, या कुछ आपने परचेज़ किया है, यार कुछ में निकाला है, कुछ रखा है, कुछ निकाला है। इस तरीके से कुल मिलाकर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है, जिससे वीज़ा ऑफ़िसर इस तरीके से सैटिस्फाई हो सके कि जो है ना वो आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं वो एक लीगल तरीके से बना रहे हो, आपके पास रियलिटी में पैसा आ रहा है, और उससे फिर जो है ना वीज़ा ऑफ़िसर सैटिस्फाई होगा। तो आपके पास 10 से 15 लाख की पाकिस्तानी की जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं तो आप यूँ समझ लें कि 8 से 10 लाख तक होने चाहिए। उसका ये फ़ायदा है कि बैंक स्टेटमेंट होगी तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। बैंक स्टेटमेंट के साथ अगर आप एम्प्लॉई हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या किसी प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका सैलरी स्लिप भी आप अपना साथ लगाएं। तो सैलरी स्लिप जब आप लगाएंगे तो उससे आपकी जो प्रोफाइल है वो और अच्छी हो जाएगी। तो कम से कम आप 3 महीने की जो है ना पे स्लिप या सैलरी स्लिप साथ ज़रूर अटैच करें अपनी फ़ाइल के साथ, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और वीज़ा चांस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट के बाद आपके पास आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उनकी वेबसाइट पे जाएं स्पेन की, तो उसके ऊपर आप अप्लाई करें अपना वीज़ा, और उसमें फिर फ़ाइल आप अपनी ज़रूर तैयार करें। जब फ़ाइल की बात आती है तो यहाँ से गड़बड़ होती है। सबसे जो मेन गलती होती है वो फाइलिंग में होती है। बैंक स्टेटमेंट भी आपने तैयार कर लिया, आपने बाकी प्रोसेस भी कर लिया, असल मुद्दा होता है उसका
फ़ाइल तैयार करने का। फ़ाइल आप अच्छी तरीके से अगर आप तैयार नहीं करेंगे या फ़ाइल में कुछ इशू होगा तो आप लोगों के लिए बहुत सी दिक्कत हो सकती है। तो फ़ाइल आपकी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। मेन जो चीज़ होती है वो फाइलिंग ही होती है। तो फ़ाइल में आपने क्या करना होता है, उसमें आपने ये बताना होता है कि डे टू डे प्लान बताना है कि आप इस दिन से यहाँ से जाएंगे, किसी भी जगह से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर आप इस दिन मौजूद होंगे, इतने दिन आप वहाँ स्टे करेंगे, आपका वापसी का ये प्लान होगा, आपकी होटल बुकिंग इस तरीके से होगी, ये दिन आप यहाँ होंगे, इस दिन आप यहाँ होंगे। यानी आपने टोटली जो है ना डे टू डे प्लान बताना होता है कि मेरी ट्रैवल प्लान क्या है। उसके बाद जब ट्रैवल प्लान आप बता देते हैं तो आपकी फ़ाइल अच्छी हो जाती है। उसके बाद फिर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी आपके पास 20 से 30 हज़ार यूरो आपने शो करवाना है कितना ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आपका रास्ते में किसी जगह पे कोई मिसहैप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपने ज़रूर शो करनी है कि ट्रैवल इंश्योरेंस है। उसके बाद होटल बुकिंग आपकी होनी चाहिए कि आप किस होटल में जा रहे हैं, वहाँ पर कितने दिन स्टे करेंगे। फिर आप रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं। जब टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं तो आपके पास लाजमी जो है ना उसका रिटर्न होना चाहिए। उसी बिहाफ पे आप जो है ना वो एक अच्छा वीज़ा जो है ना आपको मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। तो ये तो इसके डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। उसके बाद है जी आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको पहले तो इसकी आप लेनी पड़ेगी VFS ग्लोबल से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगा। वो लोग जो दुबई में मौजूद हैं, UAE में मौजूद हैं, तो आप अबू धाबी से भी इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप दुबई में भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट क्या लेनी है कि अभी अगर आज की बात करें तो इस वक्त जो अपॉइंटमेंट मिल रही है वो नवंबर या दिसंबर की अपॉइंटमेंट आ रही है, 2-3 महीने के बाद की आ रही है। तो आपने क्या करना है कि अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो आपको डेट मिलेगी वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, अपना पासपोर्ट, अपनी फ़ाइल जो आपने रेडी की है वो आपने लेके जानी है, आपने अपना ट्रैवल प्लान लेके जाना है, इंश्योरेंस आपने लेकर जानी है, और ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर VFS में लेकर जानी है। VFS का जो ऑफिस है वो दुबई में भी मौजूद है, इसके अलावा अबू धाबी में मौजूद है। तो इस तरीके से आपने जो लोग दुबई UAE से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो कुछ दिन के बाद 3-4 दिन के बाद आपका पासपोर्ट आ जाएगा, उसमें रिजेक्ट या एक्सेप्ट दो ही ऑप्शन होगी, या आपका वीज़ा एक्सेप्ट होगा या आपका रिजेक्ट होगा। तो जो लोग कंपनी में किसी में काम करते हैं तो कंपनी से आपने NOC ज़रूर ले लेना है और अपना सैलरी सर्टिफिकेट साथ लगा देना है अगर सैलरी पे है तो NOC कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा कि ये बंदा हमारे पास काम करता है, इतनी देर से ये काम कर रहा है और ये कुछ दिन के लिए ट्रैवल करना चाहता है और इसको ट्रैवल की हम इजाज़त दे रहे हैं। तो वो जो है ना जब आपको मिलेगा तो आपने उसको लेके वो भी आपने वहाँ पर जाना है और उसको सबमिट कर देना है साथ। और इसके अलावा अगर आप बात करें, आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका बेसिकली यही तरीका है, ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल करके आपने सबमिट कर देना, उसके टी और आपकी फ़ीस आएगी। जब आप पे करेंगे तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको उसका रिस्पांस आएगा। अपना ईमेल आपने ज़रूर डालना है, उसी ईमेल के ऊपर आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि आपका वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, जो कुछ भी है। लेकिन आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका NOC, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या अगर सैलरी पेड है तो अपना सैलरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपने सबमिट करनी है उस पोर्टल के ऊपर और उनको भेज देनी है, फिर आपको वहाँ से रिस्पांस आएगा। तो फाइलिंग अच्छी तैयार करें और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप वर्क परमिट पे जाएं तो वर्क परमिट भी जा सकते हैं, और उसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ से अगर आपको कोई वर्क परमिट भेज देता है, कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है तो वो आपको वीज़ा भेज देगी। इसके अलावा जो भी जाने का जो खर्चा है वो ट्रैवल का वो आपका अपना होगा, लेकिन कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा मिलेगा, तो आप वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट कैसे तैयार कर सकते हैं अपना, अगर आप रेजिडेंस लेना चाहते हैं तो अगर आप एक ही जगह पे फ़र्ज़ करें स्पेन में ही आप स्टे करते हैं, 2-3 साल लगाते हैं, तो आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। जब रेजिडेंस कार्ड मिलेगा तो उसी कार्ड के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, उनका पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी आसानी से नहीं मिलता, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप रेगुलर वहाँ के टैक्स पे करेंगे, रेगुलर वहाँ पर रहेंगे तो आपको वहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप वहाँ पर शादी करके भी अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको पहले वकील करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको ढूंढना पड़ेगा शादी के लिए, तो उसका भी कुछ ख़र्चा हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप जो है ना वो किस तरीके से जो है ना इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो मेन जो मुद्दा होता है वो यही होता है कि आप कुल मिलाकर जो है ना वो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा
और भी वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हैं। जॉब कौन कौन सी हो सकती है वहाँ पर? हॉस्पिटलिटी की बहुत सारी जॉब हैं, एग्रीकल्चर की जॉब हैं, डॉक्टर इंजीनियर के लिए जॉब है और नर्सिज़ के लिए खास तौर पर वहाँ पर बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो फीमेल नर्सिज़ होती हैं। इसके अलावा स्कूलिंग में भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा ऑप्शन है। और सैलरी की जहाँ तक बात की जाए तो सैलरी आपको जो है ना 1000 से 1500 यूरो। वो लोग जो नॉन प्रोफेशनल हैं, जैसे कि वो मेंटेनेंस का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, क्लीनर का काम करते हैं, या आप किसी होटल में वेटर का काम करते हैं, हॉस्पिटलिटी के रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो कुल मिलाकर आप 1000 से 1200-1400 यूरो तक आप अर्न कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो ही चलती है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन है, शेंगन का पार्ट है, तो वहाँ पर आपको इतनी सैलरी मिल सकती है। अगर आपके पास कोई हुनर है, आप वेल एजुकेटेड हैं, या आपके पास कोई ऐसी स्किल वर्कर है, तो आपको 2000 से 2500-3000 यूरो तक भी आप अर्न कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करते हैं। और उसमें एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप वहाँ से अगर आप कुछ टाइम निकाल लेते हैं, उसी बिहाफ के ऊपर आप आगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा, अमेरिका, यूएस के लिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपके लिए एक अच्छी गोल्डन चांस बन सकता है, तो आप वहाँ से नेक्स्ट भी मूव कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्पेन के हवाले से वीडियो। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई अपडेट, हर नई वीडियो आप तक आसानी से और बार वक्त आपको मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।